घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। तरुण तेजपाल का महिला सहकर्मी से यौन उत्पीड़न मामले में सरेंडर, कल होंगे गोवा पुलिस के सामने पेश। और सपा नेता नरेश अग्रवाल का विवादित बयान, कहा महिलाओं को कानून से होगी परेशानी। बड़ा सवाल, आखिर ये कैसी मानसिकता और कैसे हो इसका इलाज। सवाल है, क्या तरुण तेजपाल का मामला और मसला जो भी केस है, इससे जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न होता है या महिलाओं के खिलाफ जो भी जिस तरह के भी अपराध होते हैं, उस पूरे मामले से कितना लेना देना है। उस मामले का क्या सिर्फ एक मामले से या एक बयान से या एक तरह के इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसी को पैमाना मापदंड बना करके काम करने से इसका फायदा महिलाओं को मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, महिला सुरक्षित होंगी। इसके कई पहलू हैं, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरह के विवाद हो रहे हैं। इस बीच कानूनी पचड़े में ये पूरा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पहले तरुण तेजपाल ने गोवा पुलिस से समय मांगा। आज उन्हें 3 बजे तक गोवा पुलिस के सामने सरेंडर करना था, उनको जाना था पूछताछ के लिए। वो नहीं पहुंचे, सरेंडर उन्होंने मांगा समय, लेकिन गोवा पुलिस ने उन्हें समय नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो शुक्रवार को गोवा पुलिस के सामने हाजिर होंगे। इस बीच उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से भी अपना जो अंतरिम जमानत की याचिका उन्होंने दायर की थी, उससे भी उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि उचित न्यायालय में जाएंगे और उचित समाधान जहां से मिलेगा। इस बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और नेता, सोमा चौधरी जो तहलका के संपादक मैनेजिंग एडिटर पर से इस्तीफा दे चुकी हैं, उनके घर पे पहुंचे और वहां पे कालिख पोती, उनके गेट पे कालिख पोती। इस पर बीजेपी ने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन जो सबसे पहले इसका जो सियासी बयानबाजी हो रहा है उसका कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं, फिर अपना चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप नितिन गडकरी से पूर्व अध्यक्ष भी हैं और दिल्ली के चुनाव प्रभारी भी हैं, उन्होंने क्या कहा वो अब देखें। तहलका से संबंधित सोमा चौधरी जो है, उनके घर पर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने एक आंदोलन किया है। कुछ उनके बोर्ड पर शायद ताला भी लगाया, ऐसा मैंने सुना है। इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने उत्साह में वो कार्यक्रम किया है। पहली बात तो ऐसी है कि मैं पहले आपको बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी आयोजित कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये, जरा सुन लीजिए साहब, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक कार्यक्रम किया था। अभी उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनसे बातचीत करके पूरी चर्चा करके पार्टी इस पर उचित कार्रवाई करेगी। और इसके बाद आपको दिखाते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, सुषमा स्वराज ने क्या कहा वो भी आप देख लें। नहीं 5 लाख का जो मैंने, सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में क्या कह रही हैं, उस बयान को आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि बीजेपी हमें फंसा रही है, तो मेरा ये आरोप है कि कांग्रेस ने बचा रही है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी है, कपिल सिब्बल साहब क्या कहते नजर आ रहे हैं वो भी आप सुने। नहीं 5 लाख का जो मैंने चेक दिया था, दैट वाज अ डोनेशन, दैट इज नथिंग टू डू विद एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। जब 2003 में तहलका वाज बीइंग परसिक्यूटेड बाय द बीजेपी एंड लॉस्ट एवरीथिंग, द मैसेंजर वाज बीइंग टारगेटेड, then he went to several people, several personalities in India, including me. I didn't know him. So he asked me for money to start running a paper. I gave him a donation of 5 lakhs. I have never applied for shares. I have never got any shares. There are no shares in my name. So this question of, he may have done whatever he may have done, but I have no knowledge, nor has he ever allotted me shares, nor have I ever applied for shares. Mine was a donation of 5 lakhs and that's a fact. सवाल है कि ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रंग क्यों ले रहा है। मामला बहुत साफ है, मामला यौन उत्पीड़न का है, मामला पत्रकार जो महिला सहकर्मी है उसके साथ यौन शोषण का है, और सिर्फ इतना भर है कि इस पे कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून अपना काम करे, कानून अपना काम प्रभावी ढंग से करे, उसको सुनिश्चित करने की शायद आवश्यकता थी। लेकिन वो सुनिश्चित नहीं होके जो सियासी फायदे और नुकसान शायद सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि तमाम इस तरह के बयान आ रहे हैं जिससे कि इस जो मामले की गंभीरता है
उस पर से फोकस जहां रहना चाहिए था वो फोकस नहीं है। हमारे साथ हैं बलविंदर बरार हैं, पूर्व सदस्य हैं, महिला आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और विमला कश्यप है, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, और हमारे साथ अवधेश कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भूपेंद्र वाणी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे, जो ये पूरा मामला देखिए किस तरह से यहाँ पे कई तरह के, जबकि मामला बहुत सीधा और सरल था, उन्होंने कबूल किया था, माफी मांगी थी, पद से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद इस मामले को आप देखिए वहां से ये मामला कहां तक पहुंचा है। और उस मामले में एक चीज अगर आपको नजर आ रहा हो, पूरे मामले में कहीं ना कहीं लगता है कि एक गलती कर दी है उस लड़की ने, उस पीड़िता ने, इस पूरे मामले को उजागर करके। क्या मतलब पूरा ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा इंप्रेशन हो रहा है, ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि ये हो क्या रहा है। इसमें मुझे या आपको भी कोई आश्चर्य नहीं है। हमारा भारत देश है जहां की अब यहाँ की राजनीति के, यहाँ के सामाजिक परिवेश में, यहाँ के वो एक्टिविस्ट जो सामाजिक कार्यकर्ता है, और उसमें हम सब लोग पत्रकार भी शामिल है, हमको संयत और संतुलित होकर के किसी भी मामले पर वक्तव्य देने, उस पर अपना एक्शन तय करने या करने क्रिया प्रतिक्रिया, उसके कानूनी परिणति की प्रतीक्षा करने, ये सब चीजों का जो धैर्य है वो धीरे धीरे भारत का खत्म हो गया है। भारत इस समय एक आवेग में जीने वाला देश बन रहा है कि एक घटना हुई, उस पर प्रतिक्रिया, दूसरी घटना हुई, कोई शांति से सोचने के लिए तैयार नहीं है। उसमें यही होना है, एक तो यह। दूसरा है कि राजनीतिक दलों के अंदर इतनी व्यापक असहमति और दूरी बन चुकी है कि किसी मामले पर उनके बीच एकता की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। और चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, किसको आरोपित करके हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, जब यह राजनीति की मानसिकता हो जाएगी तो उसकी परिणति यही होगी। इसलिए मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तीसरी बात कि जहां तक तरुण तेजपाल और उस लड़की का प्रश्न है, देखिए वो जो कुछ भी ईमेल है वो तो शब्दों में हिंदी में आप व्यक्त भी नहीं कर सकते, अंग्रेजी में तो थोड़ा चल भी जाएगा जिस ढंग से वो लड़की ने लिखा है। लेकिन फिर भी जो मैं आरंभिक दिनों से ये मानता हूं कि महिलाओं का सम्मान, लड़कियों को काम में पूरी सुरक्षा मिले, बल्कि देने की जरूरत नहीं, वो स्वयं को ऐसा वातावरण हो कि वो सुरक्षित महसूस करें, निष्पक्ष होकर के वो काम कर सकें, और इंस्टीट्यूशन का परिवेश ऐसा हो कि कोई व्यक्ति उसके गलत उपयोग का या उसके दुरुपयोग का, उसको शोषण करने की हिम्मत या वो न कर सके, ये वातावरण बनता है। लेकिन मेरा पहले दिन से मानना है कि किसी भी मामले में हम एक अंध दौर में नहीं फंस जाएं। उस मामले को लेकर के उस लड़की ने आरोप लगाया, उन्होंने पश्चाताप किया, पश्चाताप असली था या नकली था वो जाने, लेकिन अब वो विषय खत्म हो चुका है। चूंकि मामला प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, 164 में उस लड़की का बयान हो चुका है, तब पूरा मामला पुलिस और न्यायालय के सामने है। और अभी हमने सुना कि वो गोवा पुलिस के साथ कल सरेंडर करने जा रहे हैं। तो इसमें अब अलग से हमारे आपके लिए इसको वितंडावाद खड़ा करने का अब कुछ बचा नहीं है। मेरा मानना है कि अब इसमें कानून को फैसला करने देना चाहिए। मुख्य भूमिका इसमें तरुण तेजपाल और उस लड़की की है, और इसके निर्धारण का दायित्व उस कानून का है। लेकिन आपके भारत की राजनीति है वो ऐसे ही होगी, और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि तहलका की उत्पत्ति जिस पृष्ठभूमि से हुई है उसके पीछे राजनीति चिपकी हुई है, इसलिए ये आगे भी चलता रहेगा। जी बिमला जी, पूरे मामले में जिस तरह से रुख कर रहा है ये मामला, हालांकि ये मामला इकलौता मामला नहीं है, इस तरह के कई जज, रिटायर्ड जज हैं, वहाँ पे एक मामला है, ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे मामला है, आर्मी में है, एयरफोर्स में, तमाम जगह पे ये मामला निकल के, और ये मामला एक बड़ी समस्या की तरह देखा जाना चाहिए। बल्कि इस पे सियासी इस पे जो रंग चढ़ाने का प्रयास किया गया है, चाहे वो जिसके तरफ से भी हो, चाहे तरुण तेजपाल जी ने कहा हो कि साजिश हो रही है और उनके खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है, चाहे कांग्रेस कह रहा हो, चाहे इस तरह के तमाम, ये दुखद तो है ही, लेकिन जो इसका असर है वो कहां पड़ रहा है आपको? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर जैसे बापू आसाराम के लिए हुआ तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। तरुण तेजपाल जी ने भी यही कहा, परंतु ऐसा नहीं है। महिलाएं सुरक्षित इस देश में नहीं है, ये सबके मानने की बात है। परंतु दूसरी बात ये भी है कि ये अगर पुलिस के पास केस चला गया है तो इसको सियासी रंग भी नहीं देना चाहिए। जिस भी बात को सियासी रंग दिया जाता है वो मामला वहीं का वहीं खराब हो जाता है। तो इसलिए कानून को फैसला करना चाहिए, वही ज़्यादा बेहतर है। पर इस ढंग से कोई सोचे कि महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, तो ऐसा नहीं है।
जितने पुरुष बदनाम होते हैं उतनी महिलाओं के लिए भी ये बात ठीक नहीं है, आपत्तिजनक है कि बार बार यही बातें लेके लोगों में प्रचार हो। और अब तरुण तेजपाल को तो बचाने के पत्रकार भी प्रयत्न कर रहे हैं। पत्रकार कोई नहीं कर रहा है, परंतु साधु महात्मा, वो लड़की भी पत्रकार ही है, दोनों पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है ये जी। तो बाकी कोई हो तो उसके लिए कोई बचाने के लिए आगे नहीं आता है, ये भी मेरा मानना है। बलविंदर जी, आपको लगता है कि ये पूरा मामला जो है कहीं न कहीं विवाद इससे उत्पन्न करके राजनीतिक रंग चढ़ा करके पूरे मामला को, पूरा जो मामला है, जो गंभीर मसला था, उसको कहीं न कहीं से कमजोर किया गया है? मैं समझती हूँ कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए और ऐसे पर्सनल लोगों के केसेस के अंदर जहाँ किसी की डिग्निटी इन्वॉल्व है और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और किसी की डिग्निटी हर्ट हुई है और कोई तकलीफ में है उस वक़्त रिस्ट्रेंट बरतना बहुत ज़रूरी है। लॉ हैज़ बीन सेट इन मोशन, प्रॉपर कंप्लेंट आ गई है, 164 के बयान आ गए हैं। अगर सब लोग मिलके दूसरी बातें इसके इर्द गिर्द बुनेंगे, इसके किसी भी केस के इर्द गिर्द जब बुनेंगे, एक्सट्रेनियस बातें बुनेंगे, तो उससे यकीनन केस पे बुरा असर होता है, उसकी सारी तफ्तीश का बुरा असर हो सकता है। इसका बुरा असर हो रहा है? अभी फिलहाल मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि अभी कोर्ट के सामने मसला चला नहीं है, लेकिन जो पूरा माहौल बना है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, उस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है कि ये पूरा मामला मसला जो है, अब जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई और जिस तरह से इसका रुख हो रहा है, इस वक्त जो रुख है उस पे जहां से इसकी पूरे मसले की जो शुरुआत आप देखें और अब जिस स्थिति में है, नुकसान तो हुआ है। देखिए, कोर्ट के सामने जब कोई मसला आता है तो कोर्ट एक्सट्रीनियस चीजों को ध्यान में नहीं रखती है जी, और एक्चुअल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस उस पर्टिकुलर केस में क्या थे जी, उसी को मद्देनजर रख करके अपना फैसला करती है। जो एविडेंस उनके सामने आता है उस एविडेंस को मद्देनजर रखती है जी। जो कॉरबोरेटिव एविडेंस आता है उसको मद्देनजर रखती है। जैसे वो चिट्ठी इन्होंने चाहे लिखी कि सो कॉल्ड अटोनमेंट की चिट्ठी, वो कॉरबोरेटिव एविडेंस हो सकती है कि वो स्टेब्लिश करती है कि कुछ ना कुछ तो हुआ। अब वो क्या हुआ, फिर वो कैमरास जो लगे हुए थे, वो अंदर बाहर जाना लिफ्ट का, वो सब कॉरबोरेटिव एविडेंस कोर्ट के सामने आएगा और ये जाहिर होगा कि लड़की जो कह रही है वो वाकई ठीक था। क्योंकि वो बिल्कुल वो डॉक्टर इंदर मिश्रा, आपको लगता है कि रसूखदार चाहे वो जो भी लोग हों, उसके ऊपर या उनके ऊपर जब इस तरह के मामले, जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं या इस तरह के आरोप में वो फंसते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जानबूझ के ऐसा रंग उसको चढ़ाया जाता है ताकि पूरा मामला का जो गंभीरता है उसमें वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़े। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कानून को हम जो नजरिए से देखते हैं उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कानून उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की सामाजिक परिवेश इतना धूमिल हो चुका है कि उसका कहीं भी पूरे भारतवर्ष में उसका तस्वीर ही बदल गया है। जैसे अगर तरुण तेजपाल जी हो, मैं किसी के ऊपर में आक्षेप नहीं लगाना चाहती जी, लेकिन ये स्थिति अगर बनी है तो कहाँ बाप और बेटी का संबंध था। अगर हम भारतवर्ष के परिवेश में जाकर देखें तो हम किसी भी लड़के को अगर राखी बांध दे तो वो हमारा भाई बन जाता है। हम आज किस सदी में जा रहे हैं, कहने को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सामाजिक रूप से इतना विकास कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात सर, हम ये आपको कहना चाहेंगे कि अगर लड़की अपने आप को कहती है, कोई तकलीफ बताती है, तो उसी की स्वतंत्रता कट कर दी जाती है। ये कैसा समाज है, ये कैसा न्याय है? जी, धर्मानी जी, आपसे जानना चाहूंगा इसके एक पक्ष, जो सबसे अहम पक्ष है कि तरुण तेजपाल जो कि एक बहुत ही नामी गिरामी पत्रकार हैं और उनकी पत्रकारिता को लेके लोगों में उनकी एक छवि है और जो उनका रसूख है, जो उनका सत्ता के से जो आरोप लगने के उनके तार जुड़े हुए हैं, इन तमाम चीजों का, और जो उनके विरोधी हैं, इन तमाम चीजों से ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कुछ सवाल खड़े कर दिए गए हैं इसके द्वारा। देखिए, मुझे लगता है आपके चैनल पर जब भी पहले चर्चा हुई, जहाँ तक इस मामले का सवाल है,
अवधेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब ये मामला कानून में पहुंच चुका है और न्यायालय ने इसका निर्णय लेना है, इसलिए इसके ऊपर चर्चा करना, ये क्यों हो रहा है, राजनेता क्यों कर रहे हैं, राजनेताओं ने अपनी, मैंने जैसे पिछली बार भी ये बात कही थी कि तरुण तेजपाल आइकॉन हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको शुरू से ही एक विवादित पर्सनैलिटी देखता हूं। उनका जो जन्म है पत्रकारिता में एक विवाद के साथ हुआ, उनकी जो पत्रकारिता है वो हमेशा से एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए रही है, दूसरा वर्ग उनको हमेशा नकारता रहा है। तो अब जब वो फंसे हैं या वो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो वो जिनके खिलाफ लिखते रहे हैं, जिनके खिलाफ वो काम करते रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ आज अपना बैनर उठाए हुए हैं। ये उसी का नतीजा, आप कह रहे उसी का परिणाम है ये। हाँ, उसी का परिणाम, ये विवाद जो है उसी का परिणाम। हाँ, बिल्कुल। मुझे ये पत्रकारिता का विवाद ये परिणाम। हाँ, मुझे लगता है ये पत्रकारिता का, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से हो, तो अगर उसमें कोई इस तरह से चीजें आए तब लगता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज जिस प्रकार की उनकी रही है छवि, उसमें एक वर्ग कह रहा है कि हम उन्होंने बैनर उठाया, दूसरा वर्ग कह रहा है, एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आप बचा रहे हैं, हम फंसा रहे हैं। आपके सामने आपने बयान दिखाया, सुषमा जी कह रही हैं कि अगर उन्होंने आरोप लगाया कि हम फंसा रहे हैं तो कांग्रेस बचा रही है। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में को कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने का प्रयास जो चल रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है भारत की न्यायपालिका पर। न्यायपालिका इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी और उस लड़की को, उस पत्रकार को, युवा पत्रकार जो महिला हैं, उनको इसका न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। पर जी, इसके साथ मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा दिलीप जी। मैंने पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा कि तेजपाल के मामले को तो इतना हाइप कर दिया गया। अभी कुछ असम की एक महिला ने कहा कि मैं 1.5 वर्षों से अपनी जो एप्लीकेशन दी है एक न्यूज़पेपर एडिटर के खिलाफ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो एक गैप है, इसको फिल करने की जरूरत है। जो बात अभी बिमला जी ने कही कि महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसको किस तरह से लगाम लग सकती है, मैं उसके लिए प्रयास हर वर्ग को करने की आवश्यकता है। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आगे तीसरे वाले एक बार फिर से स्वागत है। और एक अहम बयान है राजनेता के द्वारा जिस पे विवाद है। हालांकि नरेश अग्रवाल विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, जिस पार्टी में है उस पार्टी के नेता मुलायम सिंह भी इस मामले पर उनकी क्या राय है महिलाओं पे, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जो सवाल है कि क्या तरुण तेजपाल का जो मसला है, उसके बाद जो नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि इस तरह के जो चीज़, इस तरह से जो मामला दर्ज किया जा रहा है, इस तरह का जो सख्त कानून है, उससे महिलाओं को परेशानी होगी, महिलाओं को नुकसान होगा। बलविंदर बराड़ जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, आपको लगता है अगर हम सब मिल करके ये सोचें कि सोसाइटी सभी लोगों को मिला करके बनती है और कंधा से कंधा मिला करके आदमियों को और औरतों को इस देश को आगे ले जाना है, इकट्ठा मिल करके काम करना है, उन्नति करनी है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वाकई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदमी लोग अब इतना डरने लगे हैं कि शायद लड़कियों को नौकरी मिलना मुनासिब ना रहे, जैसे नरेश अग्रवाल जी ने ऐसी बात कही, लोगों के जरिए कही कि लोगों ने ऐसी रिपोर्टिंग करी है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही सोसाइटी के लिए खतरनाक बात है, मैं समझती हूँ। आपको लगता है कि मैं ये समझती हूँ कि ये सेक्शन 354 हमेशा से आईपीसी में रहा है और ऐसी कोई घबराहट की बात तो है नहीं, क्योंकि जो भी कोई महिला ऐसी रिपोर्ट करने जाती है तो
कहीं ना कहीं उसका अपना कैरेक्टर असैसिनेशन होने का खतरा उसके मन में बना रहता है। जैसे कि अब इस केस में भी देखिए उन्होंने उल्टा उन पे लगाने की कोशिश की, हालांकि वो एक्सट्रेनियस हो जाता है, कोर्ट इन चीजों को ना मानते हुए पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स में ही डिसीजन देती है। लेकिन ऐसा कोई लड़की अपने आपका नाम भी जग जाहिर करके अपनी कॉस्ट पे किसी को कर रही तो झूठा यकीनन नहीं करेगी। जो चीज परेशानी जो नरेश अग्रवाल कह रहे हैं, ये इसमें दो सवाल है। एक है ये कैसी मानसिकता कैसी है राजनेताओं की, खास करके जिनको नेतृत्व देना है। दूसरा है कि क्या उसमें सच्चाई है, आपको लगता है कि उसमें सच्चाई है? कुछ हद तक खौफ हो सकता है आदमियों के दिल में, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कानून हमेशा से था, लेकिन इसका मिसयूज नहीं हुआ है। ये कोई घर की चार दीवारी के अंदर का कानून खाली नहीं है, ये लोगों के साथ है, बाहर सोसाइटी के अंदर है। तो कोई महिला अगर ऐसी रिपोर्टिंग करती है तो यकीनन वो सच रिपोर्टिंग करेगी। अगर ऐसी चीज होती ही नहीं है तो वो महिला तो सच रिपोर्टिंग करेगी। उस पर सवाल नहीं है, सवाल महिला के सच रिपोर्टिंग पे नहीं है। आवश्यक है कि महिला जो रिपोर्टिंग करे वो सच ही हो। नहीं महिला तरफ से हो सकता है ना। नहीं सवाल उसका नहीं है। जो बड़ा गंभीर जो गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सख्त कानून से विमला जी महिलाओं को जो है नुकसान है, ये कह रहे हैं नरेश अग्रवाल जी। दरअसल में महिला हमेशा से शोषित रही है, घर में भी बाहर भी शोषित रही है, परंतु उसने कभी आवाज नहीं उठाई। घर में कुछ होता था महीने जो हम न्यूज में पढ़ते हैं वो कहीं बाहर नहीं बोलती थी, आवाज नहीं उठाती थी, इसलिए लोगों को आदत पड़ गई है। आज उनको बुरा लगता है जब कोई महिला या लड़की आगे आके कुछ बात करती है या अपने हक में कुछ बोलती है, तो चाहे वो नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई और इंसान हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आप कहते हैं कि हमारे समाज का चरित्र ही ऐसा है? नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं होता कि महिला क्यों उठ खड़ी हुई जी, कि जिसको हमने आज तक दबा के रखा। आपका शोषण हुआ है, आपका तो बहुत उम्र है, आपका अगर व्यक्तिगत अनुभव है तो नहीं हुआ आपके परिवार में, तो फिर दूसरे के जब आपका शोषण नहीं हुआ है तो एक आप सामूहिक कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं का शोषण ही हुआ है? इसलिए कि हम तो अगर कोई महिला स्ट्रांग है, अगर महिला अपने आप को सुरक्षित रखना जानती है तो उसका शोषण कोई नहीं कर पाएगा। परंतु अगर कोई महिला कमजोर है उसको सभी वो करेंगे, दबाएंगे, शोषित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी जानते हैं। नहीं उतना मैं नहीं जानता हूं। जो आप उनके नरेश अग्रवाल से कितना सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं सहमत हैं हम इससे। हम आखिर ये कौन सी मानसिक नरेश अग्रवाल ने जो ये बयान दिया, जिस तरह आरक्षण का बिल लाए, तो यही लोग हैं जिन्होंने फाड़ा, यही लोग हैं जो नहीं मानते हैं। जब तक महिलाओं को हमारे सोचना है, जब तक महिलाओं को ये हक नहीं कानून बनाने में, संस्था में हक नहीं मिलेगा, तब तक महिला स्ट्रांग नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। तो वो बिल भी पास होना चाहिए और महिलाएं अगर आवाज उठाती हैं तो महिलाओं को अगर दे दिया जाए अधिकार तो कैसा कानून बना देंगी वो? जी चलिए, लेकिन जरा कहा इतनी बुजुर्ग महिला है, ये मतलब हमारी माँ की उम्र की है लगभग, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि इस आजकल जो एक्टिविस्ट कुछ महिलाएं हैं उनकी बात समझ में आती है। मैं अपनी माँ से भी पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे पति ने, हम लोगों ने कभी शोषण किया या सम्मान किया? तो मुझे तो इसका उत्तर नहीं मिलता है। नहीं। आधुनिक समय में ये ज्यादा जो यौन शोषण की प्रक्रिया है, ये हमारे आधुनिक जीवन पद्धति की उपज है और ये इसलिए इसको एकदम सामान्य रूप में आप नहीं दे सकते हैं। देश के, मैं मानता हूं कि आज भी ज्यादातर पुरुष महिलाओं के इज्जत का सम्मान करते हैं। हमारे भारत में महिलाओं की राखी पर स्वयं को बलि चढ़ाने का भी इतिहास रहा है और आज भी बहुत सारी घटनाएं आती हैं जब लोग चढ़ा देते हैं। जैसा बिमला, क्या नाम, बलविंदर जी ने कहा कि देखिए गाड़ी के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, एक भी पहिया अगर कमजोर हो जाएगा तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। वो व्यक्तिगत परिवार में भी है, वो देश के लिए भी है और दुनिया के लिए भी है। अगर उस गाड़ी को आप सजीव मान लीजिए, एक सेकंड, गाड़ी को आप सजीव मान लीजिए, अगर एक पहिया दूसरे से शंका करने लगे, एक पहिया दूसरे पर करे कि नहीं ये गड़बड़ कर रहा है, तो गाड़ी नहीं चलेगी। सवाल पहिया का नहीं, ये अपराध का है। तो दूसरा ऐसा है जी, मेरा मानना है कि आपने जहां से इसके तीन पहलू है। पहला तो नरेश अग्रवाल का बयान कि उनकी, आप
जिस प्रकार से एक उत्तेजित करके कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, जो आपके मैंने एक पत्रकारीय धृष्टता हम लोग नहीं, पत्रकारीय धृष्टता की बात नहीं है, गंभीर मसला है। इस गंभीर मसले को आप गंभीर मसला किस लिए है? जो वो कह रहे हैं उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखिए। हम लोग उनसे कि क्या वाकई ये वातावरण बना है इस कानून के बाद, तो मैंने इस पर काम किया है, ये वातावरण बना है। क्योंकि मेरे को भी कोई कहेगा कि एक लड़की को सहायक रख लीजिए तो मैं 100 बार सोचूंगा, क्योंकि गुस्से में कई बार काम साथ में कर रहे हैं हम, कभी डांट सकते हैं, कभी कुछ कर सकते हैं, इसलिए डरने लगे। होना नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन एक माहौल बन गया। और नया जो कानून है, देखिए उस समय भी मैं बता रहा हूं कि हम लोग स्वयं गए थे, मैंने ये कहा था कि भाई स्त्री पुरुष के संबंधों को पुलिस थानों में आप लोग तब्दील मत करिए। स्त्री के सम्मान के लिए, उसके स्त्रीत्व के रक्षा के लिए, उन पर यौन दुराचार ना हो, उसके लिए कानून वाकई करे हो। लेकिन आप अगर पति पत्नी के बेडरूम तक कानून को घुसा देंगे तो फिर देश में हम कैसा वातावरण मार्शल लॉ की तरह बना रहे हैं क्या? ये विश्वास पर चलता है। डॉक्टर इंद्र मिश्रा जी, आप एक बात, डॉक्टर इंद्र मिश्रा जी सर, जी अच्छा आप कुछ कहना जी? हाँ जी मैं सर ये कहना चाहती मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में विश्वास रखती है। हमने कभी नहीं चाहा कि परिवार टूटे, हम उसको लेके साथ में बना के चलना चाहते हैं, परंतु ये भी नहीं चाहते कि अगर किसी महिला पे ऐसा जो हो रहा है, अगर शोषण हो, उत्पीड़न हो, उसका भी हम विरोध करते हैं, उसका भी हम विरोध करते हैं। लेकिन उसके लिए आप कानून बना के हम कभी नहीं, हमें कभी नहीं कहते कि गाड़ी के 2 पहिए हैं। आज भारत की नारी करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए या उसके मंगल कामना करती है, अपने बेटे के लिए व्रत रखती है। भारत में ही परंपरा है, किसी दूसरे परंपराओं पे कहीं कोई सवाल नहीं। भाई साहब अभी कह रहे हैं कि राखी के बंधन पे पुरुषों ने बलि चढ़ाई, तो महिलाएं कहाँ नहीं बलि चढ़ाती है। परंतु ये है कि एक बात यहाँ तो ये विषय है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, इसमें क्या आप इसका कहां तक विरोध कर पाएंगे? डॉक्टर इंद्र मिश्रा जी सर, मैं सर ये एक बात प्लीज हम कहना चाहेंगे कि इन लोगों में खौफ नहीं है, बल्कि ये हमें डरवा रहे हैं कि अगर आपने आवाज उठाई तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपने अपनी बात लोगों के सामने तक पहुंचाया तो वो उनको डर नहीं है, वो बल्कि समाज में उन लड़कियों को डरवा रहे हैं कि अगर आप बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर लोगे, लेकिन जब तक तुम्हारा कोई रसूखदार नहीं होगा, कोई तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारा भाई नहीं होगा, कोई वही पितृसत्तात्मक अगर हस्ती नहीं होगी तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक तरह से औरतों को सिर्फ वस्तु के विषय मान के, प्लीज इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। ये सिर्फ राजनीतिक सिर्फ सत्ता में है। मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वाले केस में एक डायरेक्शन दिया है, जो लॉ ऑफ द लैंड है इस वक्त, डायरेक्शन दिया है कि सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सब जगह आप कमेटीज इंस्टीट्यूट कीजिएगा, ताकि अंदर किसी किस्म का हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे तो उसको डील किया जा सके। अगर कोई पुरुष किसी महिला को तंग करता है तो उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके, चाहे उसको ट्रांसफर करने तक की बात है तो वो की जाए, उससे ज्यादा है तो उसको सस्पेंड किया जाए, उससे भी ज्यादा है तो बिल्कुल निकाल ही दिया जाए। तो ऐसी चीजों का डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हमको ये मानना पड़ेगा कि 99.99% लोग इस देश में भारत के कानून को नहीं जानते हैं जी। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस, कि मुझे कानून नहीं पता था इसलिए मैं वो जैसे वो शोभा चौधरी जो भी है उसके सामने, इसी तरह दूसरी कमेटियों के सामने जब कोई कंप्लेंट करेगी तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जाके रिपोर्ट करो। कंप्लेनेंट सामने आई नहीं है, आप जाके रिपोर्ट करो। अगर आपने रिपोर्ट नहीं की है तो 202 की धारा आप पे भी लग जाएगी। तो कानून लोगों को बताना बहुत जरूरी है। एक वो पक्ष है कानून, लेकिन जो इस वक्त जो एक सवाल जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो बयान आए हैं, जो विवाद जिस पे हुआ है कि जो महिलाओं का कानून है, जो सख्त कानून है, इससे महिलाओं को परेशानी होगी, ये सवाल है। और इस पे आपको लगता है कि इससे महिलाओं की परेशानी बढ़ेगी? नहीं, महिलाओं की परेशानी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी।
बढ़ेगी नहीं, वो तो कम होने के लिए कानून बना है, यकीनन इसलिए बना है कि एक्सप्लॉयटेशन महिलाओं का होता रहा है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जो बात मेरे सवाल कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस सरलीकरण करेंगे ना तो गलत निष्कर्ष पर, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है वो केवल इंस्टीट्यूशंस के लिए, मैं आपके पास बिंदुवार है, कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, वो सारा लिख दिया है कि रात में कितने बजे तक काम करना है, काम करने के बाद उसको घर तक कैसे, वो सारी चीजें लिखी हुई है हमारे यहाँ। मैं यही कह रहा हूं ना, इंप्लीमेंट नहीं, ये विषय केवल कानून का नहीं है, ये हमारे संस्कार का भी विषय है, ये वातावरण का विषय है, और वो सब चीजें जो है उनको आपकी शिक्षा से लेके आपके जीवन शैली सबसे जुड़ा हुआ है। मैं एक ही बात कहूंगा, सुनिए, ये कह रही है, मुझे ये बताइए कि लड़का, इसको जरा कोई लोग अन्यथा न लेंगे, तीनों महिलाओं को मैं पहले प्रणाम करके, लेकिन आज ये बात बोलना पड़ रहा है मुझे। लड़का अगर लड़की को घूरेगा ही नहीं तो प्रेम मोहब्बत कैसे होगा, लव मैरिज कैसे होगा? अगर ये भी एक पक्ष है ना, ये जाति बंधन टूटेगा कैसे? सवाल है पक्ष हमारे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। सारे पुरुष को संभावित यौन दुराचारी मान लेंगे तो ये समाज कैसे चलेगा? अगर सारे पुरुष को आप मानते हैं कि हर पुरुष संभावित यौन दुराचारी है तो ये समाज चल नहीं सकता है। इसमें हम समझते हैं कि सब रिस्पेक्टेबल लोग बैठे हैं और रिस्पेक्टेबल तरीके से बात की जाएगी। हम एक एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस की भी बात कर रहे हैं। आपके पास आऊंगी, मुझे ये लगता है कि बहुत कम समय है, नहीं, मुझे ये लगता है कि इसमें जो अवधेश जी कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि शोषण नहीं हो रहा है। समाज में शोषण हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, ये क्या है? सब कुछ तो है हर जगह, मतलब आप जगह जगह खबरें पढ़ते हैं। हो सकता है, देखिए जो बात कह रहे हैं, मेरे को ये लगता है कि कानून से इसको नहीं रोका जा सकता। कानून से रोकने की शुरुआत होगी। एक मिनट, बिना कानून आप कैसे रोकेंगे? एक मिनट, मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे जी। मेरा ये कहना है कि कानून से चीजें जो हैं और कॉम्प्लिकेट, जो अभी बात आ रही है, जो नरेश अग्रवाल की बात आपने कही, कि उसके लिए जो एक डर पैदा हो रहा है, जो ठीक लोग हैं, क्योंकि आज महिलाएं सब एक सी नहीं, ठीक लोगों के लिए कानून सब एक सी नहीं है। और आप जानते हैं कानून उनके लिए है जो गलत करेंगे। देखिए, मैं कुछ और कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जो ठीक लोग हैं, जो कानून से डरने वाले लोग हैं, वो इससे डरने लगे हैं और उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी हैं। तीसरी बात, जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, जो ड्रेस कोड है महिलाओं के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब मुद्दों को जोड़ता हुआ। चलिए, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होने वाले कानून है वो सख्त है और सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन इस पे जो नरेश अग्रवाल का बयान है और इस पे जो अवधेश जी कह रहे हैं, जो भूपेंद्र धरवानी जी ने आप ब्रेक से पहले सुना, हालांकि धरवानी जी हमारे बीच वो चले गए हैं, लेकिन इस बीच में हमारे साथ शिल्पी अरोड़ा प्रवक्ता है उत्तराखंड कांग्रेस के, जुड़ी हैं और शिल्पी सुन रही थी भूपेंद्र जी की और अवधेश जी की बातें। शिल्पी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। प्रतिक्रिया, मुझे लगता है अवधेश जी ने जो अभी बयान दिया है वो खुद ही बहुत शर्मनाक है कि प्रेम कैसे होगा अगर देखेंगे नहीं। मुझे लगता है जो सेक्सुअली कलरफुल रिमार्क्स का जो है, अभी इनके ऊपर आईपीसी का वो सेक्शन लागू होता है, इतना घटिया, और ऊपर से बात कर रहे हैं कपड़ों की, कपड़े ऐसे पहनेंगी तो लोग करेंगे। यानी अपनी नियत, जो नरेश अग्रवाल जी ने कहा उसी बात को ये लोग सेकंड कर रहे हैं कि हम अपनी नियत, अपना देखने का तरीका नहीं बदलेंगे, हम छुएंगे, हम अपनी गंदी नियत से सबको देखेंगे और आप जो है काम करना बंद कर दीजिए, घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए।
महिला जब घर से निकलती है तो उसको 1000 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की पुरुष मानसिकता है जिसकी वजह से रोज छेड़खान के, रेप के केसेस हो रहे हैं। जो अभी इन्होंने बयान दिया अवधेश जी ने, वो अपने आप में उस कैटेगरी में आता है जहां तक कि जो सेक्सुअली कलरफुल रिमार्क्स की बात कर रहे हैं कि प्रेम कैसे होगा जब तक घूरने से प्रेम होगा। क्या मानसिकता है ये? मतलब हर महिला एक प्रेम करने की वस्तु है, सभी को आप उसी नजर से देखते हैं, घर से निकले ही नहीं, काम ही नहीं करते। जी अब आपने जो बात कही तो असल में यही अतिवादी प्रतिक्रियाएं हैं जो किसी भी वक्तव्य को बिल्कुल गलत दिशा में ले जा करके, जैसे लगता है कि हमारे घर में बच्चियां नहीं है, हमारी बहनें नहीं है, हमारी माताएं नहीं है, हम लोगों ने नारी के सम्मान के लिए काम नहीं किया है। आपकी बात आपत्तिजनक है, बिल्कुल आपकी बात आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक है। जिस तरीके से मैं अपनी जिम्मेवारी से बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल घर से घूरेगा मतलब हम है जवाब इस्तेमाल की वस्तु है। अरे आप जवाब से आगे कोई बात ही नहीं करनी। आप जवाब तो सुनिए। पूरा हक बनता है हमारा इसी तरह की यही जो नरेश अग्रवाल कपड़े हमें जैसे रहना। कोई बात पर बहस हो रही है, सेक्सुअली मानसिक बीमार आप बता दें किसी को, ये क्या अपमान नहीं है? ये क्या कर रही हूं मैं? ये रिमार्क उस कैटेगरी में एक्चुअली कलरफुल रिमार्क है जो आप क्या रिमार्क नहीं है। हर महिला प्रेम करने के लिए नहीं, हर महिला से बोलना जरूरी है। मैरिज नहीं होंगे, क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। शिल्पी बलविंदर जी कि आप सेक्सुअली मैंने हम लोग जैसे सबको घूरने के लिए कर रहे हैं। बलविंदर जी कानून का अधिवक्ता भी है। मैं इंटरप्ट नहीं करती हूँ, मैं नहीं चाहती कपड़े नहीं पहने, हम अपनी गंदी नीयत साफ नहीं करेंगे। आप घर से बाहर मत निकलिए, काम करने मत निकलिए। ये इसने कहा है ड्रेस के लिए बात जो कहना चाहूंगी जी, वो 354 पे वापस आना चाहूंगी कि 354 जो है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, अगर आप बड़ी इखलाक की महिला है, बड़ी हिफाजत की महिला है, तो आपका नजरिया बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है कि अगर आपको कोई घूरता भी है तो आप 354 की आउटरेजिंग द मॉडेस्टी का यकीनन केस बना सकती हैं। और वही चीज जो मेरी मॉडेस्टी मुझे लगे कि आउटरेज हो रही है और मैं बनाऊंगी, हो सकता है दूसरे आजकल यंग स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो ज्यादा ओपन रहे हैं, उनकी ना होती हो। एज का डिफरेंस है, लेकिन यकीनन हमारा कानून बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उस पर यकीनन पूरा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मैं ये जानती हूँ, मैं इतने सालों से 1983 से मैं एडवोकेट हूँ और मैं ये जानती हूँ कि इसका मिसयूज मैंने नहीं देखा है। कोई लड़की इस तरह से आके अपने आप पे ऐसी बात आके मिसयूज में नहीं करती है, कभी नहीं। जब कहती है तो वो यकीनन सही बात कहती है। ज्यादातर दफ्तरों में जो ज्यादातर होने का कोई खतरा पहले था। अगर आप बदले हुए कानून को डिटेल पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारी बातें ऐड की गई है, उसमें वो बहुत सारी बातें ऐड हैं और वो नहीं हो रहा है, अभी आगे नहीं होगा। मेरा केवल इतना ही कहना है कि स्त्री पुरुष के संबंधों के कानून के द्वारा नियत करने की अपनी सीमाएं हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि यह आपके सामाजिक माहौल पर, जीवन परिवेश पर, जीवन यापन की स्थितियों पर, आपके संस्कार पर, इन सब पर निर्भर है। और इसको अगर केवल कानून का विषय बनाएंगे तो समाज आपका खंडित हो जाएगा। कोई नहीं कहता स्त्री के सम्मान की रक्षा नहीं हो, लेकिन अब उसको एक पक्षीय तरीके से ले लेना कि हम लोग मानसिक रोगी हैं कि हम ऐसा कह रहे हैं, तो आप ले लीजिए, आपका कानून बन भी चुका है, आप जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करें, वो पूरे महिलाओं का हक है। आप मेरी बात मत सुनिए, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा मत है वो मत रखने के लिए मैं अभी आगे तो आ रही है। आपकी सोच के लिए हमें दुख है, एक पत्रकार की सोच हो सकती है। इस बात का हमें दुख है
कि एक पत्रकार किस सोच के लिए, कौन सी सोच के लिए कि घूरेंगे नहीं? अरे तो किसी लड़की को देखेगा नहीं, उससे लगाव कैसे होगा? उससे कैसे बात करेगा? लगाव करना है, हर लड़की को घूरना है, हर लड़की के लगाव। वो कुछ बोले भी नहीं, कोई केस नहीं करे, आपको एक ब्लैंकेट ऑर्डर मिल जाए, हम सबको घूरेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस तरह की लैंग्वेज मेरे भाई यहाँ बैठे बोल रहे हैं, हम लोग ऐसी प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, हम लोग ऐसी लैंग्वेज सुनने के आदी नहीं, और मेरा जी कर रहा है मैं वॉकआउट कर जाऊं। आई एम सॉरी, इस तरह का लेवल लो करके जो बड़ा सवाल है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, जो बड़ा सवाल है बिमला जी। सर एक लाइन बस बोलना चाहूंगी। हम अपने भाई जी से ये पूछना चाहते हैं, कानूनी प्रक्रिया की बात छोड़ दीजिए, जब अगर हम सामाजिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और जो सामाजिक परिवेश और संस्कार की बात भाई जी कह रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएं कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो बस स्टॉप पे लड़के घूरते हैं, ऑफिस में जाते हैं और ये सामाजिक भारतीय परिवेश की ही मैं बात करूं, क्या घूरने वालों से हमारा सब प्रेम हो जाएगा? ये कैसी परिभाषा समझा रहे हैं? संभावित किस बात कर रहे हैं? शिल्पी, मैं आपके पास बलविंदर जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है और उस सवाल का जवाब बेहद जरूरी है, क्योंकि ये विवादित बयान एक राजनेता सांसद है उनका है। हमारे साथ एक सांसद भी है, बीजेपी से है, समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने एक बयान दिया। उस बयान में एक गंभीर मसला है कि इससे महिलाओं को परेशानी होगी। आपने कहा परेशानी नहीं होगी, जो कानून बना है सख्त बना है, तमाम तरह के कानून के दुरुपयोग हमने पहले भी देखे हैं, आप भी जानते हैं, चाहे वो डॉरी हो, चाहे काफी सारे। आप कह रहे हैं कि जनरली ज्यादातर महिलाएं अपने चरित्र के बारे में, अपने कैरेक्टर को खुद से इस तरह से कभी भी ताक नहीं करना चाहेगी, जो स्थिति जो माहौल बनता है उसमें वही बनता। आप यही कह रही हैं? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, यही बात कह रही है। मैं और चीज सोच रही हूँ कि जमाने में इखलाक की कमी बहुत हो गई है, और कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा कोई कमी है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं जिनमें हम लोग गए, हम एक मोरालिटी के दायरे में रह के एक तमीज, और इसीलिए शायद लोग चाहते थे कि कॉन्वेंट एजुकेटेड बैकग्राउंड से आए तो शायद ज्यादा अच्छा बच्चा होगा, क्योंकि मॉरलिटी हम लोग सिखाते नहीं हैं, हम सिर्फ पैसा कमाना सिखा रहे हैं बच्चों को। बहुत अफसोस की बात है कि हमें मॉरलिटी का सब्जेक्ट एक कंपल्सरी सब्जेक्ट अगर हम नहीं करेंगे, इखलाक की मॉरलिटी की बातें हम बचपन से बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो आने वाला समय कोई ज्यादा अच्छा आने वाला नहीं है। ये बिखरती जाएगी, तार तार होता जाएगा, और बहुत से लोग आने वाले समय में बहुत से आदमी फंसने वाले हैं, मैं आपको बताऊं जी, इस कानून के तहत। तो ये अच्छा है कि अपने आप को इखलाक में रखें, तो बहुत बेहतर रहेगा इनकी सेहत के लिए। सर हम अपनी लड़कियों को तो सिखाते हैं कि आप ससुराल जाइए तो बड़ों की सेवा करिए, और संस्कार और जितनी भी चीजें होती है पूरी मर्यादा का उनके कंधों पर हम बोझ रख देते। लेकिन लड़कों को नहीं सिखाते। कभी हम अपने लड़कों अपने बच्चों को सिखाते कि अपनी बहनों का सम्मान करना। अगर ये सिखाते हैं तो चलिए एक लाइन तक ठीक है, लेकिन बाहर जाकर जो बहनें नहीं है उनकी, क्या उनको नारी सम्मान हम सिखाते हैं? शायद भाई लड़का लेट से आ रहा है तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि लगभग सब जगह है लड़कों को फ्रीडम लड़कियों से ज्यादा है, और कहीं ना कहीं लड़कों को भी सामाजिकरण की जरूरत है। जी शिल्पी, जो चीज नरेश अग्रवाल जी ने कहा, हालांकि इस पे लगातार इसको लेके महिला संगठन से लेके तमाम संगठन ने इस बयान की भर्त्सना की है, लेकिन जो गंभीर सवाल है कि क्या आपको लगता है, चूंकि आप खुद राजनीति में है, राजनीति में जो महिला आती है सशक्त महिला होती है, लेकिन आम महिलाओं के लिए, या जो खास करके जो उन्होंने कहा कि नौकरी मिलने में या महिलाओं को रखने में लोग सोचेंगे, आपको लगता है इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बहुत ही घटिया बयान है कि हम लोग अपनी नीयत नहीं बदलेंगे लेकिन नौकरियां देनी बंद कर देंगे। फिर कहते हैं कि कानून की बात करते हैं, तो ठीक है रिजर्वेशन आएगा फिर प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कितने % वुमेन को रखना है। हर काम जब हमें जबरदस्ती कानून के माध्यम से ही कराना है तो हमें ऐसे राजनेताओं की जरूरत ही क्या है? सबसे पहले अपने घर की महिलाएं देखें, उनको तो वो घर रोक लेंगे, पर क्या आप किसी की भी महिला को जॉब करने से रोकेंगे? पढ़ाई से रोकेंगे? ये राजनीतिक बन सकता है,
ये सामाजिक मानसिकता है, जो चीप मेंटेलिटी है उनकी, जिस प्रदेश में रहते हैं जहां के पुलिस ऑफिसर जो हैं वो रेप की विक्टिम के साथ फिर से रेप करते हैं। प्रदेश के सीमा तक सीमित है या प्रदेश के पूरे देश के लिए? पूरे देश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने खुद कई केसेस देखे हैं। रेप के लिए महिला कंप्लेंट कराने आती है, वो थाने वाला जो उसका SHO है वो खुद उसके साथ रेप करता है, उसको कहता है तुम्हारी एविडेंस रिकॉर्ड करानी है। तो ये ऊपर के राजनेता एक सिग्नल देते हैं पूरे वहां की प्रजा को, पूरे वहां के जो नौकरशाही है उनको, कि हमारी ऐसी मानसिकता है, हम महिलाओं को सामान की तरह समझते हैं, उनका उपभोग की वस्तु समझते हैं, आप लोग भी ऐसे ही समझिए, हम नौकरियां नहीं देंगे। केस से उनको ये नहीं लग रहा कि हम ऐसे काम ही ना करें कि हमारे ऊपर केस रजिस्टर ना हो। क्यों ये सेक्शंस हो रहे हैं? इस कानून में अमेंडमेंट के बाद से मुझे खुशी है, कम से कम हमारी बहनें बाहर आकर अपनी बातें रख रही हैं। कितने पुराने केस हैं। उत्तराखंड में अपने आप में अभी रिसेंटली केस हुआ है, जो 3 साल से वो महिला प्रताड़ित हो रही थी एक सीनियर ऑफिसर के अगेंस्ट में, जो होम सेक्रेटरी, ज्वाइंट एडिशनल होम सेक्रेटरी है हमारे यहाँ। अब कम से कम केस रजिस्टर हुआ, इन्वेस्टिगेशन। ये तो अवधेश जी आप मानेंगे कि इस कानून से एक फायदा तो जरूर हुआ है कि कम से कम वो महिलाएं जो पीड़ित, जो शोषित होती रही है, उनको एक ऐसा हथियार मिला है कि वो इस तरह के शोषण को, पीड़न को रोक सकते। मैं ऐड करना चाहूंगी, शुरुआत में ऐसा है, घूरने छेड़ने कम समय में मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले इसका सरलीकरण मत करिए। देखिए, जो दुराचारी हैं उसी के लिए कानून है। देखिए, कानून उसी के लिए है और उसके लिए कानून होना ही चाहिए। लेकिन अभी शिल्पी एकदम क्रांतिकारी बन के आई है, मेरी भावना को समझे, मेरे पर हमला कर दिया, तो वो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नरेश अग्रवाल की पंक्ति में मुझे खराब मत करिए। हम लोग नारी सम्मान के लिए पैदाइशी छात्र जीवन से लड़ते रहे हैं। लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि स्त्री पुरुष के संबंध में कहूंगा, स्त्री पुरुष के संबंधों में कानून की अपनी सीमाएं हैं। पति स्त्री पुरुष के संबंध का नहीं है मसला, गया है आपके पति पत्नी के संबंधों तक नहीं गया। उस कानून में धारा जिसमें भी ऐसा है कुछ घर में हो नहीं है, पैनल में कोई भी सहमत नहीं है। आप क्यों अपनी बात पे कानून में धारा है? आपकी सहमति असहमति से मेरा मतलब नहीं, मेरी जो समझ समय कम है, लेकिन इस तरह के पूरे कानून आपको हमें आमंत्रित करना पड़ेगा। सिर्फ इस कानून के बारे में हमारे दर्शक को आप बताएं कि इस कानून में कौन कौन सी वो खूबियां हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके अभी भाई साहब ने जो बताया वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है कि कहां तक क्या होता है। वो वायलेंस के अगेंस्ट लॉ है। किस वायलेंस? वो हिंसा, घरेलू हिंसा के। उसके वर्णन में वो जानते हैं कि वो चलिए हमारे स्वाभाविक संबंधों तक कानून है कि उसमें क्या है। ऐसे थोड़े देश चलेगा। आप क्या बोलते हैं? चलिए, आदमी शराब पी के आ जाता है और महिला की पिटाई करता है, आप विरोध करेगी? आपको कौन रोकता है? चलिए, अभी हमारा फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया। कुछ नहीं बोलता। विमला जी, अवधेश जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।